Assalamu alaikum class. I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study vitamins and mineral in nutrition. विटामिन एंड मिनरल इन न्यूट्रिशन में हम लोग स्टडी कर रहे थे कि माइक्रो मिनरल्स होते हैं। विटामिन्स हम लोगों ने इन डिटेल स्टडी कर लिए थे और लास्ट क्लास से हम लोगों ने मिनरल स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि मिनरल जो है वो बेसिकली हमें 0 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं और 2 टाइप के मिनरल होते हैं जो कि हम अपनी डाइट से कंज्यूम करते हैं। उसमें कुछ मैक्रो होते हैं और कुछ माइक्रो होते हैं। मैक्रो मिनरल्स जो हैं वो ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि 100 mg से अबव, जिनका RDA जो है वो 100 से अबव होता है और वो हमें लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। और माइक्रो मिनरल्स वो होते हैं जो कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं और उनका RDA जो है वो 100 mg से कम होता है। लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो कि आते तो माइक्रो मिनरल्स के अंडर हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में जो है वो मैक्रो रोल प्ले करते हैं कि उनका हमारी बॉडी में जो है वो मेजर रोल होता है। उसके बगैर जो है वो सर्वाइवल मुश्किल होता है। तो आयरन हो जाता है। आयरन की आज हम बात करते हैं। आयरन जो है वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये माइक्रो मिनरल है या ट्रेस मिनरल भी इसको कह सकते हैं, और ये हमें 100 mg से लेस देन रिक्वायर्ड होता है। RDA की अगर हम बात करें तो इसका RDA 15 mg फॉर मेल है और 18 mg फॉर फीमेल है। आयरन की रिक्वायरमेंट फीमेल के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि फीमेल में जो है वो थ्रू द मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो ब्लड लॉसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से आयरन की क्वांटिटी उन्हें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और रिप्रोडक्टिव रोल की वजह से भी उनको ज़्यादा आयरन रिक्वायर्ड होती है। आयरन वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी बाय लेनरी ने जो है इसको 1713 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया या रिकॉग्नाइज्ड किया। In 1800, Lucno identified iron in the metalloprotein hemoglobin. 1800 में जो है वो एक साइंटिस्ट लिकैनो ने जो है इसको जो है मेटालोप्रोटीन में हीमोग्लोबिन के तौर पे जो है आइडेंटिफाइड किया। इट इज़ नाउ नोन दैट ऑल द आयरन इन द बॉडी एग्जिस्ट इन कम्बिनेशन विद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। फिर ये जाना जाने लगा कि तमाम बॉडी में जो आयरन है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के तहत जो है वो माइंड होती है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बॉडी में देखें तो आयरन जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो लीवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो वगैरह में जो है वो स्टोर होती है और हमारा रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में जो है वो आयरन का बड़ा रोल है। इसके अलावा ऑक्सीजन कैरियर है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। और अगर हम देखें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन द बॉडी तो फंक्शनल तौर पे जो है आयरन की 60 to 70% जो है वो हीमोग्लोबिन में होती है कि फॉर्म में जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। देन 3 to 4% जो है वो मायोग्लोबुलिन की फॉर्म में अवेलेबल होती है। देन उसके बाद जो है आयरन टिश्यूज ऑफ आयरन में इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 5 to 15% है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कंडीशन में जो है वो 60 to 70% आयरन मौजूद होती है। मायोग्लोबिन जो कि हमारी मसल की प्रोटीन है उसमें 3 to 4% अवेलेबल होती है। देन उसके बाद जो है वो हमारी टिश्यूज डिफरेंट किस्म के जो होते हैं उसमें जो आयरन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो 5 to 15% होती है। अब स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो आयरन की जो स्टोरेज होती है लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में वो है 15 to 30%। आयरन की जो ट्रांसपोर्ट 15 to 30% जो है आयरन की जो ट्रांसपोर्ट है, आयरन ट्रांसपोर्ट जो है वो 0.1% और इसके अलावा सीरम फेरेटिन जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है।
नॉर्मल बॉडी में जो है वो आयरन की डिस्ट्रीब्यूशन को हमने बताया है कि सबसे पहले फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन में 60 से 70% होती है, मायोग्लोबिन में देखें तो 3 to 4% होती है, और टिश्यूज़ वगैरह जो हमारे एंजाइम एक्शन वगैरह है तो उसमें 5 से 15% होती है। अगर ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में जो इसकी स्टोरेज है वो 15 to 30% होती है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन जो है वो 0.1% इन बॉडी होती है, और सीरम फेरिटिन की कंडीशन में जो है ये हमारी ग्रेटर देन 1 होती है। अब फंक्शंस की बात आ जाती है तो आयरन हमारी बॉडी में जो है वो बहुत सारे मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसमें से सबसे पहले आ जाता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, कि हमारी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब सेल्स में जो है वो ऑक्सीजन को लेके जाती है, जहाँ मतलब हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगी एंड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करेगी और स्टोरेज भी करेगी। को फैक्टर ऑफ एंजाइम एंड अदर प्रोटीन, बहुत सारे एंजाइम और प्रोटीन में एज अ को एंजाइम को फैक्टर एक्ट करती है। जैसे को फैक्टर एक्ट करके क्या करती है, कन्वर्जन ऑफ बीटा कैरोटीन टू द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए। बीटा कैरोटीन की जो है वो कन्वर्जन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए में कन्वर्ट करने के लिए आयरन जो है वो एज अ प्रोटीन को एंजाइम एक्ट करेगी। सिंथेसिस ऑफ प्यूराइंस, प्यूराइंस की सिंथेसिस में हेल्प करेगी। सिंथेसिस ऑफ कार्निटाइन, ए विटामिन लाइक सब्सटेंस नीड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स। कार्निटाइन विटामिन है जो कि विटामिन ए की तरह का एक विटामिन होता है, जो कि हमारी बॉडी में जो है वो फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसकी जो है वो सिंथेसिस करता है आयरन। सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, वन ऑफ द प्रोटीन ऑफ द बॉडी। सिंथेसिस कोलेजन जो है हमारी बॉडी की एक प्रोटीन होती है जिसको सिंथेसिस करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड अदर टॉक्सिक कंपाउंड करता है। सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर करता है, एसेंशियल फॉर कैथोएलामाइन मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा जो है वो एक डिफरेंट किस्म की ये क्या करता है, एज अ कोएंजाइम जो है वो डिफरेंट किस्म के हमारी बॉडी में जो है एंजाइम रिएक्शंस होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ कोएंजाइम या कोफैक्टर। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल करता है, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करेगा। मतलब सबसे पहले क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स में, जो इसका इंपॉर्टेंट और मेजर रोल है वो है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स में क्या करता है ये, प्रोइथ्रोब्लास्ट इससे जो है वो नीचे बेसोफिल, एरिथ्रोब्लास्ट, देन उसके बाद पॉली क्रोमेटोफिल, एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद जो है क्या करता है ये ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, फिर रेटियोक्लोसाइट्स, रेटिक्लोसाइट में कन्वर्ट करता है, देन एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। सिस्टम वाइज चलेगा, पहले प्रो एरिथ्रोसाइट ब्लास्ट होगा, फिर बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा, फिर पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट हो जाएगा, फिर ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा, फिर रेटिकुलोसाइट्स बन जाएंगे और वो एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है जो कि आयरन की हेल्प से होती है। एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो दो तरह से आयरन हमारी बॉडी में मौजूद होती है, एक हीम आयरन होती है, एक नॉन हीम आयरन होती है। हीम आयरन क्या होती है, जो कि हम प्लांट सोर्स से लेते हैं और वो हमारी बॉडी में जो है वो ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब होती है, और नॉन हीम आयरन क्या होती है, जो कि हम प्लांट सोर्स से हासिल करते हैं और वो कम क्वान्टिटी में हमारी बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब होती है। डाइटरी आयरन एग्जिस्ट इन 2 केमिकल फॉर्म, हीम आयरन एंड फाउंड इन हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड some enzyme, and non-heme iron found in predominantly in plant food but also are some animal foods as in non-heme enzyme and ferritin। ferritin जो प्रोटीन है ferritin की फॉर्म में मौजूद होती है। हीम आयरन किस में हो जाती है, हीमोग्लोबिन में, और मायोग्लोबिन में जो नॉन हीम आयरन है वो टू सम एक्सटेंट जो है कुछ पार्ट उसमें एनिमल का आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर वो प्लांट सोर्स से ही होती है और वो फेरिटिन की सूरत में जो है
हमारी बॉडी में अवेलेबल होती है। हीम आयरन फ्रॉम एनिमल सोर्स इज एब्जॉर्ब अक्रॉस द ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेस्टाइनल एब्जॉर्बिंग सेल्स। ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेस्टाइनल एब्जॉर्बिंग सेल्स में जो है वो आफ्टर डाइजेशन जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। वंस हीम एंटर्स द साइटोसोल द फेरस आयरन इज इंजाइमेटिकली रिमूव्ड फ्रॉम द फेरेटिन, मतलब फेरिस आयरन जो है वो फेरेटिन में कन्वर्ट हो जाती है और फेरेटिन जो है वो एब्जॉर्ब फॉर्म होती है आयरन की, और ये ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेस्टाइनल में जो है वो एब्जॉर्ब होती है आफ्टर डाइजेशन। द फ्री आयरन आयंस कंबाइन इमीडिएटली विद अपोफेरेटिन टू फॉर्म फेरेटिन। कुछ जो फ्री फॉर्म होती है जो फेरस फॉर्म से वो फेरेटिन में कन्वर्ट होता है और फिर एब्जॉर्ब होता है, और कुछ जो फ्री फॉर्म होती है वो अपोफेरेटिन की सूरत में वो फेरेटिन में कन्वर्ट हो जाती है फ़ौरन इमीडिएटली। और स्टोरेज जो है वो मेनली इसकी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीम आयरन इज अफेक्टेड ओनली मिनिमल बाय कंपोजिशन ऑफ मील्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेक्रीशन। इसकी एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है कि हम किस टाइप का मील कंज्यूम कर रहे हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेक्रीशन पे डिपेंड करती है। अगर हम प्लांट सोर्स ले रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है वो कम क्वांटिटी में हमें जो है वो पुअर सोर्स ऑफ आयरन होगा। अगर हम एनिमल सोर्स से ले रहे हैं तो वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन होगा। हीम आयरन इज एब्जॉर्ब एट 25%। जो हीम आयरन है वो 25% तक जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और उसका एब्जॉर्प्शन रेट हाई होता है। आयरन एब्जॉर्प्शन इज इन्हेंस्ड बाय द को इंजेक्शन ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो एज आयरन की जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन है उसको इन्हेंस करता है। तो अगर आयरन की एब्जॉर्प्शन को हमने इंक्रीज करना है तो आयरन के साथ साथ विटामिन सी अगर हम लेंगे तो विटामिन सी जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है। टू सम एक्सटेंट इसलिए कहा जाता है कि अगर जिसमें अनीमिया का कोई पेशेंट है जिसका जो है वो आयरन की क्वांटिटी उसमें कम है, तो अगर वो मीट सोर्स है, अगर किसी को मीट सोर्स नहीं लिया जाता तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका लीवर है वो आयरन का जो है रिचेस्ट सोर्स है, अगर लीवर नहीं ले सकता कोई ऐसा कंज्यूम नहीं करता तो उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा लीमू डाल ले विटामिन सी का जो रिचेस्ट सोर्स है तो उससे उसकी एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगी और आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा ये है कि आयरन जो है वो अप्रॉक्सीमेट मतलब स्टोरेज पोजीशन कहाँ है कि स्टोरेज कहाँ होती है उसकी लीवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में, और अगर उसकी एक्सेस हो जाती है तो यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। आयरन बैलेंस की बात आ जाती है। द बॉडी हैज़ 3 यूनिक मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग आयरन बैलेंस। आयरन को मेंटेन करने के लिए, इसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो है वो बॉडी के पास 3 मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, द कॉन्टिन्यूस रीयूटिलाइजेशन ऑफ आयरन फ्रॉम कैटाबोलाइज्ड रेड सेल्स। अब क्या है कि कॉन्टिन्यूस जो है वो रेड ब्लड सेल जो है वो अगर डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाले रेड ब्लड सेल्स में से जो है वो आयरन जो है वो रीअब्जॉर्ब होती चली जाती है। द रेगुलेशन और सेकेंड क्या है, द रेगुलेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइन with increase iron absorption with decrease iron stores and an almost complete cessation of iron absorption। क्या है कि इंटेस्टाइनल सेल में जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज किया जाता है बाय डिक्रीज, इसके स्टोर्स को जो है वो डिक्रीज कर देते हैं। अगर आयरन की क्वांटिटी कम हो रही है उसका बैलेंस इंक्रीज करने के लिए जो वो स्टोरेज से होती है, स्टोरेज से दोबारा जो है वो इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्प्शन की तरफ रीअब्जॉर्प्शन की तरफ ले जाते हैं। स्टोरेज डिपॉजिट्स उसके कम हो जाते हैं और उसकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। क्या बात आ गई, 2 वेज आ गए। सबसे पहला वे ये था कि आयरन की जो है वो रेड ब्लड सेल जो डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं उससे जो है वो आयरन की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाए। दूसरा ये है कि जो लीवर में, स्प्लीन में या बोन मैरो में है तो उसको दोबारा इंटेस्टाइनल रीअब्जॉर्प्शन की तरफ चला जाता है, उसके स्टोर्स कम हो जाते हैं लेकिन बॉडी में जो है वो सर्कुलेट ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। देन थर्ड क्या है, द एक्सेस टू द स्पेसिफिक स्टोरेज प्रोटीन फेरेटिन विच कैन स्टोर एंड रिलीज आयरन टू मीट एक्सेस आयरन डिमांड सच एज इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर सडनली जो है किसी का HP लो हो जाता है तो क्या होता है कि जो स्टोरेज फॉर्म है फेरेटिन उससे जो है विच कैन स्टोर एंड रिलीज आयरन मीट एक्सेस, मतलब वो जो है फेरेटिन फॉर्म में जो वो स्टोर हुई हुई है तो वो दोबारा से जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और आयरन को रिलीज़ कर देती है ताकि जो है वो अगर उसका HP लेवल लो हो रहा है तो फ़ौरन से जो है वो उसकी बॉडी की डिमांड आयरन की पूरी हो जाए और उसका मतलब आयरन का अपटेक ज़्यादा हो जाता है, फेरेटिन की फॉर्म में जो है वो आयरन को रिलीज़ कर देता है। आयरन का बैलेंस 3 वे से मैकेनिज्म था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि हमने आयरन को जो है वो रेड ब्लड सेल्स जो हमारे डिस्ट्रक्ट हुए हैं उससे जो है वो अपटेक कर लिया। सेकंड में ये था कि हमारा जो स्टोर हुई थी आयरन उसको दोबारा हमने इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्ब कर लिया। थर्ड में ये हुआ कि फेरेटिन की फॉर्म में जो स्टोर था उसके स्टोर से जो है वो उसकी बॉडी की डिमांड को पूरा कर दिया। फॉर एग्जांपल स्पेशल डिमांड में जो कि लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है कि किसी भी टाइम पे चाइल्ड बर्थ होने वाली होती है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर किसी का HP लेवल कम हो जाता है तो इस तरह से उसको कंट्रोल कर लेते हैं।
फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हीम आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो कुछ फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। एसिडिटी को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज एसिडिटी कैन बी ईदर फ्रॉम फूड और थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेक्रेशन। दिस प्रमोट्स आयरन एब्जॉर्प्शन बाय मेंटेनिंग मोर सोल्यूबल फेरस फ्रॉम द फॉर्मिंग सोल्यूबल एंड स्टेटली अब्जॉर्ब कम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन के अगर मतलब फैक्टर्स जो है वो इन्हेंस करेंगे। अगर हम एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं स्टमक में तो एसिडिटी इंक्रीज़ होने से आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। एनिमल टिश्यू प्रोटीन जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करेंगे। अगर बॉडी की डिमांड या नीड जितनी ज़्यादा है आयरन की कंजप्शन और उसकी एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। इसके अलावा जो है वो कैल्शियम जो है वो इंटरफेयर करेगा आयरन की एब्जॉर्प्शन में। विटामिन सी जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करेगा और कैल्शियम अगर ले लिया जाए तो कैल्शियम जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करेगा। तो बात ये अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई आयरन रिच फूड है उसको आपने जो है वो दूध के साथ ले लिया है तो कैल्शियम क्या करेगा, वो आयरन को बाइंड, कोई भी आयरन वाला जो है वो कोई आपका पोरिज है, कोई आप जैसे कोई भी ले रहे हैं ब्रेकफास्ट सीरियल है आपका जो आयरन रिच है उसको आपने दूध के साथ ले लिया है तो क्या करेगा वो आयरन जो है वो कैल्शियम जो है वो आयरन को अपने साथ बाइंड करेगा और बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगा, आपकी बॉडी को आयरन की क्वांटिटी नहीं मिलेगी। देन उसके बाद फाइटेट, ऑक्सलेट, पॉलीफिनॉइल्स और कुछ जो है वो मिनरल जैसे कोबाल्ट, जिंक, कैडमियम, कॉपर एंड मेलबोडियम एंड कंपेरेटिवली एब्जॉर्ब इनहिबिट। अगर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करने की बात है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ विटामिन सी करता है और एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ की बात है तो कैल्शियम, जिंक, कोबाल्ट, कैडमियम और कॉपर जो है वो इसकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करते हैं। रिक्वायरमेंट की बात, तो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया कि अडल्ट में जो है मेल में जो है वो 15 mg है और फीमेल में जो है वो 18 mg पर डे है। दैन उसके बाद इसके रिकमेंडेड जो है डाइटरी अलाउंस की बात होगी। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो रिचेस्ट सोर्स जो है वो हमारे पास आ जाता है, आयरन का जो रिचेस्ट सोर्स है वो हमारे पास मीट सोर्स आ जाता है, ऑर्गन मीट जैसे लीवर है। इसके अलावा जो है अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता मीट तो उसके बाद बीन्स आ जाते हैं कि मतलब ये हमारे दालें वगैरह आ जाती हैं, किडनी बीन्स आ जाते हैं, रेड बीन्स आ जाते हैं और सीरियल्स वगैरह कुछ आ जाते हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं। अगर हम आयरन कंटेंट देखें प्लांट एंड एनिमल फीड में तो mg अगर 100 ग्राम कंज्यूम करें तो वो कितनी हमें आयरन प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास मैंगो पाउडर है 45 है, कॉलीफ्लावर है, राइस फ्लैक्स है, मिंट है, सोयाबीन है, इसके अलावा काउपी है, बाजरा है, ओनियन स्टाक है, डेट्स हैं, वो उसके अलावा लीवर मीट हो गया, उसके अलावा मटन मसल्स हो जाते हैं, उसके अलावा एग हो जाता है, बीफ हो जाता है, ये सारे जो है। इसके अलावा स्पिनिच आ जाती है, इसके अलावा हमारा बिटर गोर्ड आ जाता है, ये इसमें कुछ क्वांटिटी जो है हमारी आयरन की अवेलेबल होती है। अब आयरन की डेफिशिएंसी डिजीज़ की अगर हम बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आ जाता है कि अनीमिया भी जो है वो आयरन की HB की बात होती है। हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो लेस देन 7 अगर होगा, अगर तो मतलब 11 है, 10 से अबव है, 11 है, 12 है तो वो नॉर्मल कंसीडर होता है। अगर 10 से बिलो होगा तो उसे आयरन डेफिशिएंसी होगी, लेकिन अगर लेस देन 7 है तो वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहलाता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है उसकी इटियोलॉजी अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या वजूहात हो जाती हैं। इनएडुकेट ऑफ आयरन है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, इनएडुकेट यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन मतलब GIT ट्रैक में कोई डिस्टर्बेंस हो रही है जिसकी वजह से वो आयरन को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, ब्लड लॉसेस में हो गया है, इंक्रीज डिमांड, हमारी बॉडी में कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से आयरन की डिमांड ज़्यादा हो रही है लेकिन आयरन हमारी बॉडी को मिल नहीं पा रहा, इनएडुकेट एब्जॉर्प्शन है, डिक्रीज आयरन स्टोर्स हैं कि हमारी बॉडी में आयरन के स्टोर जो है वो कम हो रहे हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें कि हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को किस तरह से डायग्नोज करते हैं तो प्लाज्मा फेरेटिन लेवल जो है वो हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि HB लेवल से चेक कर लेते हैं, प्लाज्मा में जो है वो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल चेक कर लेंगे कि वो कितना है। तो अगर वो मतलब HB जो है वो लेस देन 10 होगा तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगी, और अगर आयरन डेफिशिएंसी होगी और अगर 7 से बिलो होगा तो वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगी, और अगर लेस देन 5 होगा तो सीवियर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में आ जाता है। 3 स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी होती है। फर्स्ट स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज स्टोरेज ऑफ आयरन विदाउट एनी अदर डिटेक्टेबल एबनॉर्मेलिटीज़। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि डिक्रीज होगी स्टोरेज ऑफ आयरन विदाउट अदर डिटेक्टेबल एबनॉर्मेलिटीज़, कोई और आयरन का जो काउंट है HB काउंट जो है वो कम हो जाएगा लेकिन कोई और एबनॉर्मेलिटी नहीं आएगी।
एंड अदर इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ लेंटल आयरन डेफिशिएंसी दैट इज आयरन स्टोर्स आर एग्जॉस्टेड बट एनीमिया हैज़ नॉट अकर्ड एट यस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे HB की बात कर रहे हैं, तो अगर 10 से अबव है, 11 है, 12 है तो ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या है कि 9 पे आ गया तो डेफिशिएंसी हो रही है आयरन की, लेकिन कोई अदर एबनॉर्मेलिटी सिम्टम्स नहीं आए। उसके बाद वो 8 पे आ गया, ठीक है, 8 पे आ गया तो अगर आयरन काउंट कम हो रहा है लेकिन अभी भी जो है वो अनीमिया अकर नहीं हुआ। देन उसके बाद जो है वो लेस देन जो है वो 7 आ जाता है, तो फिर वो सीवियर स्टेज पे आ जाता है और अनीमिया है, और अगर 5 से लेस हो जाए तो सीवियर अनीमिया आ जाता है। उसके बाद जो है आ जाता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट यही है कि आपने सबसे पहले एजुकेट करना है। इसमें क्या होता है कि क्या हो जाता है कि ज़्यादातर विलेज एरिया में फीमेल्स को होता है क्या है कि उनकी डाइट में आयरन की कंजप्शन कम है, या ऐसा करते हैं कि बच्चे जब वो वीनिंग पे आते हैं तो उनको जो है वो आयरन रिच फूड नहीं दी जाती। फर्स्ट ऑफ वीनिंग जो है वो उसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक उन्हें जो है वो सिर्फ दूध पे ही रखा जाता है, आयरन रिच फूड उन्हें नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उन्हें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाती है। या मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं कि मतलब चाइल्ड बर्थ जो है वो आफ्टर मतलब कोई चाइल्ड बर्थ में गैप नहीं होता और फ़ौरन ही जो है वो अगर किसी का एक टाइम पे चाइल्ड बर्थ में सिजेरियन हुआ है तो अभी तक उसकी पुरानी जो है वो जो उसकी बॉडी में जो कमी आई होती है वो अभी तक पूरी नहीं हो सकती और सेकंड चाइल्ड बर्थ हो जाती है, तो जिसकी वजह से अगर मदर में ही आयरन डेफिशिएंसी होगी तो वो ही आगे जो है वो बच्चों में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा जो है हमें फोर्टिफाइड सीरियल्स वगैरह देने चाहिए कि किस तरह से आयरन रिच डाइट देनी चाहिए, कोई सप्लीमेंट्स भी देने चाहिए अगर सीवियर है। इसके अलावा फोर्टिफाइड सीरियल्स या फोर्टिफाइड मिल्क जो है वो अब आजकल तो आयरन बेस्ड फार्मूला मिल्क भी अवेलेबल होते हैं जो कि हमें उन्हें देना चाहिए। और एजुकेट करना चाहिए कि किस तरह से हम आयरन की कमी को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से अगर आयरन की कमी प्रोलॉन्ग हो जाए तो आगे जाके बच्चों की जो है वो किस तरह से जो है उनकी वर्क कैपेसिटी को डिक्रीज़ करती है, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, उनका इंटेलिजेंस लेवल लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से उनको सही तरीके से एजुकेट करना चाहिए और प्रॉपर जो है वो आयरन रिच फूड या फोर्टिफाइड सप्लीमेंट्स या सीरियल्स वगैरह उनको लेके आना चाहिए। आज जो है वो हमने डिटेल देखा कि आयरन, नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट आयोडीन स्टडी कर लेंगे कि आयोडीन का और सोडियम का पोटाशियम का जो है वो हमारी बॉडी में क्या रोल होता है और किस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।